सुरभि एक बहुत ही आलसी लड़की थी। उसे कोई भी काम करने में इतना आलस आता था कि शाम से सुबह हो जाए। ऐसे ही एक दिन सुरभि अपने कमरे में आराम से सो रही होती है कि तभी सुरभि की माँ अनीता आती है और सुरभि से कहती है, सुरभि, पड़ोस में ही कीर्तन हो रहा है, हमें बुलाया है उन लोगों ने, तो मैं भी वहीं कीर्तन में जा रही हूँ। मैंने गैस पर चावल रखे हैं, एक सीटी के बाद गैस बंद कर दियो। और हाँ, आलसियों की तरह यहाँ आराम से पड़ी मत रहियो, उठकर खाना भी खा लियो। माँ, थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर में चावल हो जाएंगे, तो आप ही बंद कर देना गैस। और हाँ, मुझे कमरे तक खाना दे देना, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। कैसी बेशरम लड़की है तू। मैं कीर्तन में जा रही हूँ और तब भी तू मुझे ही रुकने को बोल रही है। चुपचाप से जो कहा है वो कर, मैं आ जाऊंगी 1-2 घंटे में। खाना खाकर नहीं जा रही हूँ मैं। ठीक है माँ, आप जाओ आराम से, और मुझे भी आराम से सोने दो। अपनी माँ के वहाँ से जाने के बाद सुरभि वापस से सोने लग जाती है। काफी देर बाद सुरभि की आँख खुलती है तो उसे जलने की बदबू आ रही होती है। ये क्या जल रहा है? बदबू तो हमारे घर से ही आ रही है। ओह शिट, माँ ने गैस पे चावल रखे थे, मैं बंद करना ही भूल गई। आज तो माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। सुरभि, जल्दी से चल, अपनी इज्जत बचा ले। सुरभि तुरंत रसोई में जाती है और कुकर खोलती है तो देखती है कि पूरा कुकर काला हो गया था और सारे चावल जल चुके थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? चावल का तो मैंने काला काजल बना दिया, और कुकर की हालत तो पता नहीं कैसी हो गई है। ये तो आसानी से धुलेगा भी नहीं। सुरभि, अगर तुझे माँ से पिटना नहीं है तो तू ये कुकर खुद ही साफ कर ले, कम से कम तू बच तो जाएगी। सुरभि अपनी माँ की डांट से बचने के लिए खुद ही कुकर साफ करने लग जाती है, लेकिन कुकर साफ करने में सुरभि पूरी रसोई गंदी कर देती है। सामान भी यहाँ से वहाँ कर देती है और कुकर भी अब तक साफ नहीं हुआ था। कुछ देर के बाद अनीता आती है और रसोई में जाकर देखती है कि रसोई कम और कूड़ा घर ज्यादा लग रही थी। ये देखकर अनीता को बहुत गुस्सा आता है। तुझसे बस मैंने एक छोटा सा काम बोला था कि गैस बंद करनी है, तू वो भी नहीं कर पाई। ये क्या हाल बना दिया है तूने रसोई का। काम करना तो आता नहीं है, बस बिगाड़ना ही आता है तुझे। माँ, मेरी आँख लग गई थी और जब मैं उठी तो कुकर जल चुका था। मैंने सोचा कि आप डांटोगी, इसलिए मैंने खुद ही कुकर साफ कर लिया, लेकिन पता नहीं ये कैसे रसोई गंदी रह गई। बेटा जी, रसोई गंदी नहीं हुई है, तूने खुद अपने इन हाथों से की है। मैं ही पागल थी जो मैं तेरे भरोसे अपने घर को छोड़कर चली गई। अरे, जो लड़की एक गैस तक बंद नहीं कर सकती, वो तो घर में आग ही लगा देगी। माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? गलती तो सबसे होती रहती है, और मैं अब रसोई साफ कर तो रही हूँ। थोड़ी देर में रसोई साफ हो जाएगी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं नहीं, बस इतनी मेहरबानी कर दे कि अब तू मेरी रसोई में से हट जा। गैस बंद करने जैसे छोटे छोटे काम तो होते नहीं है तुझसे। सारा काम खराब कर दिया तूने। अब अगर कुछ और बोल दिया तो पता नहीं क्या ही करेगी। अनीता को बहुत गुस्सा आता है और वो सुरभि को रसोई से बाहर निकाल देती है। सुरभि भी चुपचाप रसोई से अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद सुरभि की राहुल नाम के लड़के से शादी हो जाती है। शादी के बाद सुरभि अपने ससुराल आती है। सुरभि की सास मालती सुरभि को देखते हुए कहती है, हाय, इतनी सुंदर बहू है मेरी। बहू, तू ये मत समझियो कि तू नए घर में आई है तो तू कैसे रहेगी, कुछ भी कैसे बोलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो ये तेरा ही घर है, इसलिए जो भी मन में हो साफ बोल दिया कर। अब तू अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर ले बहू, बहुत थक गई होगी। सुरभि अपने कमरे में चली जाती है और आराम करने लगती है। अगली सुबह सुरभि रसोई में जाती है और अपनी पहली रसोई की तैयारी करने लगती है। मैं क्या करूं? अब तक का तो मेरा रिकॉर्ड अच्छा ही नहीं रहा है। मैं जो भी काम करती हूँ या जो भी बनाती हूँ, सब उल्टा फुल्टा ही हो जाता है। अब मैं यहाँ क्या करूँ कि सब लोग मुझसे इम्प्रेस हो जाएं। सुरभि को थोड़ा बहुत भी जितना आता था वो खाना बनाने में लग जाती है, लेकिन सुरभि से खाना बनाया ही नहीं जाता और पूरा खाना खराब कर देती है। ये जब मालती देखती है और खाना चखती है। अरे बहू, ये क्या बनाकर रख दिया तूने? तूने तो कुछ भी अच्छे से नहीं बनाया और काम सब खराब कर दिया। अब इन बर्तनों में दोबारा खाना भी नहीं बन सकता और इतना सब बर्बाद हुआ वो अलग। माँ जी, वो माँ जी, मैं अरे अरे बहू, तू इतना घबरा क्यों रही है? कोई बात नहीं, अभी तू नई नई आई है तो हो जाती है गलती। तुझे यहाँ का ज्यादा कुछ पता भी तो नहीं है ना। हो गई तुझसे गलती, अब क्या कर सकते हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बहू, अब जो हो गया सो हो गया, हम उसे बदल तो नहीं सकते हैं ना। तू माफी मत मांग और जाकर अपने कमरे में खुद को साफ कर ले। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कहाँ से आ रही हो। यहाँ का सब कुछ मैं देख लूंगी। और हाँ बहू, एक और बात, तू ना अब ज्यादा परेशान मत होइयो इस बात से। मालती सुरभि को काफी समझाती है, लेकिन सुरभि तो खुद को जानती ही थी
कि वो काम बस बिगाड़ना ही जानती है। अब सुरभि की शादी को कई दिन हो गए थे, लेकिन अब तक सुरभि की आदत में कोई बदलाव नहीं आ रहा था और सुरभि ऐसे ही हर काम को बिगाड़ती रहती थी। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद सुरभि अपनी सास के कमरे में जाती है और बेड पर साड़ी रखी देखती है। लगता है यही साड़ी माँ जी शादी में पहन कर जाने वाली हैं। माँ जी तो घर पे है नहीं, उन्हें थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा ही तैयार होने में, इसलिए मैं इस साड़ी को प्रेस कर देती हूँ। माँ जी का काम भी हल्का हो जाएगा, उन्हें बस साड़ी ही तो पहननी होगी ना, वो जल्दी भी तैयार हो जाएंगी। सुरभि अपनी सास की साड़ी को प्रेस करने में लग जाती है, लेकिन सुरभि प्रेस भी अच्छे से नहीं कर पाती और साड़ी को जला देती है। आज तो माँ जी मुझे कच्चा चबा जाएंगी। उन्होंने साड़ी रखी थी, मुझे क्या जरूरत थी उनकी मर्जी के भी नहीं साड़ी उठाने की। अब तो ये जल भी गई, अब मैं क्या करूँ। सुरभि अब काफी डर जाती है, क्योंकि फिर से सुरभि ने गड़बड़ जो कर दी थी। कुछ देर बाद मालती आती है और अपनी जली हुई साड़ी को देखकर तुरंत मालती अपनी बहू के कमरे में जाती है। बहू, ये क्या है? मैंने अपने बेड पर साड़ी रखी थी, वहाँ से तूने ही मेरी साड़ी उठाई है ना? माँ जी वो तो बस मैं साड़ी प्रेस करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं ये जल कैसे गई। मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया माँ जी, गलती हो गई। अरे बहू, कब तेरे इस छोटे से दिमाग में बात जाएगी कि अगर तू कोई काम नहीं कर सकती तो तुझे वो काम बिगाड़ना भी नहीं है। हद होती है बहू किसी चीज की। मैं तो तुझसे परेशान हो गई हूँ। माँ जी अब मैं क्या करूँ, मुझसे काम बिगड़ता है तो मेरी कोई गलती थोड़ी ना होती है। मालती काफी कुछ सुनाती है सुरभि को। सुरभि को भी अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन सुरभि अब भी कहाँ अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। कुछ दिनों बाद सुरभि अपने कमरे में ही अलमारी साफ करते हुए पूरी अलमारी गिरा देती है और सुरभि अपनी सास को बुलाती है। माँ जी यहाँ जल्दी आओ माँ जी, ओ माँ जी। सुरभि की आवाज सुनकर वहाँ मालती आती है और अलमारी के साथ साथ अपनी बहू को नीचे पड़े देखती है और जोर जोर से हंसने लगती है। बहू, ये क्या है? तू अब तक बाकी सब काम तो बिगाड़ती है, अब तूने खुद का ही काम ही बिगाड़ लिया। अब कैसा लग रहा है? माँ जी आपको हंसी आ रही है? आपको दिख नहीं रहा है क्या मैं गिर गई हूँ, और ये अलमारी भी। बहू, मैं हंस इसीलिए रही हूँ क्योंकि अब तक तू काम बिगाड़ती थी और उसे दिक्कत मुझे होती थी, लेकिन अब तू काम बिगाड़ रही है और दिक्कत भी तुझे ही हो रही है, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। मालती हंसने लगती है और फिर जाकर सुरभि की मदद करती है। काम बिगाड़ने वाली बहू का तो अब कुछ भी नहीं हो सकता है। रूही काफी अमीर फैमिली की लड़की थी और अजीत एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था और रूही की कंपनी में जॉब करता था। एक दिन मीटिंग के समय उसकी मुलाकात उससे होती है और रूही उससे पहली बार में ही इम्प्रेस हो जाती है और मीटिंग खत्म होने के बाद उससे बोलती है, आप तो काफी अच्छे से चीजों को हैंडल कर लेते हैं। कितना टाइम हुआ है आपको इस कंपनी में जॉब करते हुए? मैडम अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने आपकी कंपनी ज्वाइन की थी, और वैसे थैंक यू सो मच, आपने मेरी तारीफ की। पहली बार देख रहा हूँ कि कोई बॉस अपनी एम्प्लॉय की तारीफ कर रहा है। मेरा सिंपल उसूल है, जो जैसा काम करे उसे उसी के हिसाब से देखना चाहिए। मुझे आपका काम पसंद आया, साथ ही ये देखकर भी अच्छा लगा कि आप इस कंपनी के लिए इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं। मैडम, जो कंपनी हमारा इतना साथ देती है उसके लिए ईमानदार होना या उसके लिए मेहनत करना ये बहुत छोटी बात है। मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी आपको कभी शिकायत का मौका ना मिले। ओके, मैं अब चलती हूँ, आप अपना काम करिए। रूही इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। दिन ऐसे ही बीतते हैं और बीतते दिनों के साथ मीटिंग के बहाने दोनों एक दूसरे से मिलते रहते थे और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। और एक दूसरे की हैसियत में अंतर होने की वजह से दोनों में से कोई भी अपने दिल की बात की पहल नहीं करता है। एक दिन शाम के समय रूही अपनी बड़ी सी गाड़ी में घर जा रही होती है, तभी उसकी नजर सड़क के किनारे हो रहे लंगर पर जाती है जहाँ अजीत लाइन में खड़ा होता है। तभी वो उसके पास जाती है। मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हो? आप भी लंगर खाने आई हो क्या? व्हाट? क्या बोला तुमने? लंगर? मैं तुम्हें सड़क पर खड़ी होकर लंगर खाने वाली नजर आ रही हूँ क्या? क्या मैडम, आप क्या बात कर रही हो? अब लंगर का खाना खाने के लिए भी हैसियत देखूं? अरे मैडम, मुझे ये खाना बहुत पसंद है। जो स्वाद इसे खाने में है ना, वो स्वाद कहीं और नहीं मिलता। मैं तो कहता हूँ ना, आप भी खा लीजिए। नहीं नहीं, तुम ही खाओ, मुझे कोई शौक नहीं है इस लंगर में खाना खाने का। मैडम जी, लंगर के खाने को ना मना नहीं करते, वो भगवान का प्रसाद होता है। सॉरी, बट मुझे टाइम नहीं, मैं चलती हूँ, तुम खाओ लंगर। रूही इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। रूही के और उसके बीच में कोई मेल नहीं है। ये सोचकर रूही अजीत से दूर रहने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उससे दूर नहीं हो पाती। एक दिन वो ऑफिस पहुँचती है तो देखती है कि अजीत ऑफिस नहीं आया। तभी वो उसकी दोस्त चांदनी से उसके बारे में पूछती है। आज अजीत सर दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है वो? पता है किसी को? मैडम वो अजीत आज अपनी माँ के साथ लड़के देखने गया है, उसकी शादी होने वाली है। ये क्या बकवास है?
ऐसा नहीं हो सकता। मैडम मैं सच बोल रही हूँ, उसकी शादी की बात बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन अजीत नहीं करना चाहता था, इसलिए उसकी शादी रुकी हुई थी। पर अपनी माँ की खुशी के लिए उसने हाँ कर दी और आज वो फाइनली लड़की देखने गया है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अजीत की शादी किसी और के साथ नहीं हो सकती। क्या हुआ मैडम, आप कुछ परेशान लग रही हो, आपने कहा कुछ? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम लोग अपना काम करो। रूही इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अजीत के घर के बाहर बैठकर उसके वापस आने का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद अजीत अपनी माँ कुसुम के साथ घर लौटता है और घर के बाहर रूही को देखकर बोलता है, मैडम आप यहाँ क्या कर रही हैं? इस टाइम तो आपको आपके घर होना चाहिए। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तुम बताओ कि तुम कहाँ गए थे। मैं तो वो मुझे अच्छे से पता है तुम कहाँ गए थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और लड़की को पसंद करने की? तुम कौन हो जो मेरे बेटे को इतना बुरा सुना रही हो? और मेरा बेटा इस उम्र में लड़की नहीं पसंद करेगा तो क्या बुढ़ापे में करेगा? माँ ये मेरी बॉस है, आप शांत हो जाइए। और मैडम अंदर चल के बात करते हैं, यहाँ के सभी लोग हमें देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है। रूही अजीत की बात मान जाती है और सभी घर के अंदर जाते हैं। तभी रूही अजीत को अपने दिल की बात बताती है और दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। रूही शादी के बाद अजीत और उसकी माँ के साथ उसके छोटे से घर में रहने से मना करके सभी को अपने बड़े घर में ले जाती है, जहाँ सब कुछ उसके मुताबिक होता है। जो चीज अजीत और उसकी माँ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। एक दिन कुसुम बिना रूही से पूछे उसके कमरे में चली जाती है। तभी रूही वहाँ जाती है और कुसुम से बोलती है, माँ जी, इतनी उम्र हो गई है, अभी तक तो आपको इतनी तमीज तो सीख ही लेनी चाहिए कि कभी बिना पूछे किसी के कमरे में नहीं आना चाहिए, खासकर मेरे कमरे में। बहू ये तो मेरा भी घर है ना, और अपने ही घर में कहीं आने जाने के लिए पूछने की क्या जरूरत है? शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ये आपका नहीं, मेरा घर है और इस घर में सभी चीजें मेरे मुताबिक होती हैं। अगर आप भी आदत डाल ले तो अच्छा ही है। अच्छा हुआ बहू जो तूने मुझे याद दिला दिया कि ये तुम्हारा घर है, मेरा नहीं। मैं तो गलती से इसे अपना घर समझ बैठी थी। आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। कुसुम इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर सारा सामान पैक करके अपने पुराने घर में चली जाती है। शाम को अजीत जब ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ को ना देखकर रूही से बोलता है, रूही माँ कहाँ है, नजर नहीं आ रही। वो शायद पुराने वाले घर में चली गई हैं। कह रही थी उनका यहाँ मन नहीं लग रहा। रूही इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अजीत तुरंत अपने पुराने घर जाता है और अपनी माँ को उदास देखकर बोलता है, माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? चलिए घर चलिए। नहीं बेटा, मैं उस घर में अब नहीं जाऊंगी। माँ आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका बेटा आपके साथ है, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। हम जैसे हैं बिल्कुल ठीक है। अगर किसी को हमारे साथ रहना है तो अपनी अमीरी छोड़ के हमारे साथ आके रहे। माँ उस घर में मैं भी अब कभी नहीं जाऊंगा। जहाँ मेरी माँ की इज्जत नहीं है ना, वहाँ मैं नहीं रह सकता। अजीत इतना कहकर अपनी माँ को गले लगा लेता है और अपनी माँ के साथ रहने लगता है। कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन अजीत ना ही ऑफिस जाता है और ना ही रूही के घर। लेकिन काम में बिजी होने के कारण रूही इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती। एक दिन वो अपने किसी क्लाइंट के साथ ऑफिस जा रही होती है कि तभी उस क्लाइंट की नजर अजीत पर जाती है, जो कि लाइन में लगकर लंगर खा रहा होता है। तभी वो बोलता है, रूही जी, वो आपके पति है क्या जो गरीब लोगों के साथ मिलके लंगर खा रहे हैं? अरे इनको अपने स्टेटस का ध्यान नहीं तो कम से कम आपके स्टेटस का तो ध्यान रखना चाहिए ना। ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो गरीबों में लंगर करवा रहे हैं, इसलिए वहाँ पर खड़े हैं। और लंगर में तो भगवान का प्रसाद मिलता है, तो खाना तो पड़ेगा ही। इसमें स्टेटस वाली बात कहाँ से आ गई? जी बिल्कुल सही कहा आपने, और आपकी बात में भी दम है। वैसे लंगर का खाना तो मुझे भी पसंद है, तो क्यों ना हम भी चल के खा ले। हे भगवान, पति की और अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में झूठ तो बोल दिया, लेकिन क्या उसे बचाने के लिए अब मुझे इस लंगर का खाना खाना भी पड़ेगा क्या? क्या सोच रही हो आप? चलिए ना हम भी लंगर खाकर आते हैं। जी मैं चल तो लेती, लेकिन आज मेरा फास्ट है। आपको जाना है तो जाइए। छोड़िए, फिर अकेले क्या ही करने जाऊंगा। चलिए ऑफिस चलते हैं। उस समय रूही अपने क्लाइंट के साथ ऑफिस चली जाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और बीतते समय के साथ एक दिन फिर रूही एक मंदिर में लंगर करवा रही होती है, जहाँ उसके ऑफिस का सारा स्टाफ खड़ा होता है। तभी उसकी नजर अजीत पर जाती है, जो कि लंगर लेने के लिए लाइन में खड़ा होता है। तभी उसके ऑफिस स्टाफ में से चांदनी नाम की लड़की बोलती है, अरे दोस्तों वो देखो, रूही मैडम का लंगर में खाना खाने वाला पति।
अजीत सर का काम बेशक छूट जाए, लेकिन किसी मोहल्ले का लंगर नहीं छूटना चाहिए। इसलिए कहते हैं कभी अपने से कम हैसियत वाले लोगों से शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर क्लास ही नहीं होता है। ये क्या बकवास हो रही है मेरे पति के बारे में? चांदनी, तुम्हें अपनी नौकरी नहीं प्यारी क्या? अपना मुंह बंद रखो बस। आपका दिमाग घास चढ़ने गया है क्या? जब देखो लंगर का खाना खाने को तैयार रहते हो। इस शहर का कोई भी लंगर बचा है आपसे? नहीं मैडम, नहीं बचता है, सब निपटा देता हूँ। और वैसे भी मैं अपने घर में रहता हूँ तो खुद का मालिक हूँ। मेरे मन में जो आए मैं वो करता हूँ, किसी को बोलने का कोई हक भी नहीं है। अजीत की बात सुनकर रूही समझ जाती है कि वो उसकी माँ के साथ किए गए बर्ताव की वजह से नाराज है, जिसके बाद वो दोनों से माफी मांगकर उन्हें अपने घर वापस ले आती है। जिसके बाद अजीत भी अपनी पत्नी की इज्जत को ध्यान में रखते हुए लंगर खाना कम कर देता है। भारती की लस्सी पूरे शहर में मशहूर थी। दूर दूर से लोग भारती की दुकान में लस्सी पीने आते थे, जिसमें से सुनीता नाम की एक औरत भी थी, जिसे भारती की लस्सी बहुत ज्यादा ही पसंद थी। और एक दिन सुनीता तैयार होकर अपने बेटे विक्रम के पास जाती है और अपने बेटे से कहती है, बेटा जरा मुझे पैसे दियो कुछ। माँ, मैंने पहले ही तो आपको अपनी पूरी तनख्वाह दे दी थी। अब तो बस मेरे पास अपना थोड़ा सा खर्चा बचा है। हाँ, लेकिन तेरी तनख्वाह तो खत्म भी हो गई। इतनी महंगाई है, पैसे आते बाद में है, लेकिन जाने की लिस्ट पहले बन जाती है। आए और चले गए ऐसे ही। लेकिन माँ, घर का राशन भरवाने में पूरी कमाई कैसे खत्म हो सकती है? अगर ऐसे ही चलता रहा तब तो मैं कितना भी कमा लूं, हमें पूरा ही नहीं पड़ेगा। बेटा, बस घर का राशन ही नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। घर का राशन भरवाया, साग सब्जियां भी नहीं थी, वो लाई। फिर थोड़े बहुत जो पैसे बचे थे मैं उनकी लस्सी पी आई, और जो लस्सी थी वो आए हाय पीकर मजा ही आ जाता है। अब भी मैं विमला के साथ लस्सी पीने ही जा रही हूँ। वही तो सोचूं कि आप इतना तैयार हो रखी हो। अरे माँ, लस्सी आपको इतनी पसंद है तो दुकान से लेकर आ जाया करो और पी लिया करो। ये हरियाणवी लस्सी बहुत महंगी पड़ती है, उतने में तो 4 पैकेट ले आओगे आप, जितने में ये हरियाणवी लस्सी लेकर आते हो। तूने अब तक उसकी लस्सी पी नहीं है ना, तभी तू ऐसे बोल रहा है। अरे उसके हाथ की लस्सी तू एक बार पी ले, फिर तू खुद ही कहेगा बार बार कि माँ मुझे भी हरियाणवी वाले की लस्सी पीनी है। अच्छा है, मैंने अब तक नहीं पी और ना ही मुझे ये हरियाणवी लस्सी की आदत लगानी है। ये लो माँ पैसे, आपको जितनी पीनी है जी भर कर पियो। और हाँ, पूछ ही लेना उससे भी, ऐसा भी क्या करती है वो अपनी लस्सी में जो सब लोग उसकी लस्सी के इतने दीवाने हैं। सुनीता पैसे लेती है और अपनी पड़ोसन विमला के साथ हरियाणवी भारती की दुकान में लस्सी पीने के लिए चली जाती है। वहाँ जाकर सुनीता भारती से कहती है, अरे भारती बेटा। ना ना आंटी जी, आपने टेंशन लेने की जरूरत ना है। मैंने बेराय था आप लस्सी पीन जरूर आओगी, इस मारे मैंने घर आई लस्सी बना दी। मानना पड़ेगा सुनीता, तू हरियाणवी वाली की लस्सी पीने के लिए कुछ भी कर सकती है। हर बार मुझे ही तू ही पिलाती है ताकि मैं तेरे साथ यहाँ लस्सी पीने आ जाऊँ। अब क्या करूँ, ले देकर एक तू ही तो है जिसके साथ मैं अपने दिल की बात कर लेती हूँ। अगर मेरी बहू होती तो मैं अपनी बहू से ही बात करती, उसके साथ ही कहीं आती जाती, लेकिन वो तो है ही नहीं अभी। अच्छा, मतलब कल को तेरी बहू आ जाएगी तब तो तू मुझे भूल ही जाएगी। अब तू यही कहेगी कि कौन विमला है। अच्छा हुआ तूने मुझे पहले ही बता दिया, अब मैं तेरे साथ कभी नहीं आऊंगी। अरे अरे, तू बुरा क्यों मान रही है? मैं ये थोड़ी कहना चाहती थी। मेरा तो बस यही मतलब है कि जब से मैं शहर में आई हूँ तब से तू मेरी साथी है। अब तेरे साथ ही तो मैं कहीं आऊंगी जाऊंगी ना। हाँ, अब कही ना तूने सही बात। अब तक तो तू बस बातें ही घुमा रही थी। वैसे विमला, मैं तुझे अपने दिल की एक और बात बताऊं, अगर तू किसी को ना बताए तो? हाँ हाँ बिल्कुल बोलना, मैं तुझे क्या चुगली करने वाली दिखती हूँ? अरे नहीं, तू तो बहुत अच्छी है। अच्छा, अब मेरी बात सुन। मुझे ना ये हरियाणवी भारती बहुत अच्छी लगती है। मतलब कितनी संस्कारी भी है, सबसे कितने अच्छे से बात करती है, बड़ों का आदर करना जानती है, और लस्सी तो बड़ी स्वाद बनाती है जिसकी कोई बराबरी ही नहीं है। ये तो तू बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन मैं तेरी बात समझ नहीं पा रही कि कहीं तुझे बुढ़ापा अकेले काटना मुश्किल हो रहा है, इसलिए तू भारती पर नजर मार रही है। तू ऐसी निकलेगी ये नहीं पता थी मुझे। तुझे अब भी कुछ नहीं पता? अरे मैं तो भारती और अपने बेटे विक्रम की शादी के बारे में सोच रही हूँ। मेरा बेटा भी अब शादी के लायक हो गया है, और अच्छी लड़की मिलना कितना मुश्किल है तुझे पता ही है। ये तो तूने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तू एक बार अपने बेटे से पूछ ले,
क्या पता उसने अपनी पसंद की लड़की देख रखी हो और तेरी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए मना कर दे। विमला की बात सुनकर सुनीता अब अपने बेटे से बात करने की सोचती है। शाम को जब विक्रम ऑफिस से घर आता है तो विक्रम का एक ही ऑफिस फ्रेंड अनिल विक्रम को जबरदस्ती उस लस्सी वाली की दुकान में ले जाकर बोलता है, अरे भाई, तूने यहाँ की लस्सी ट्राई की है? अरे बहुत अमेजिंग होती है। मैं तो आता जाता रहता हूँ यहाँ पे और काफी टाइम खाता पीता रहता हूँ। चल आज दोनों भाई मिलके खाएंगे पियेंगे। तू भी क्या बेकार की चीज खाने के लिए यहाँ आ गया? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अरे तू अब ऐसा बोलेगा? रुक, मैं मंगवाता हूँ, पहले खा के देख, उसके बाद बताइयो कैसा है। अरे नहीं यार, मेरी माँ को पहले ही ये लस्सी इतनी पसंद है, मुझे सुन के ही मन नहीं करता। मैं तो ये कहूँगा कि वो लोग भी पागल ही हैं जो यहाँ की लस्सी पीने आते हैं। और घर में खुद बना लो वो लस्सी, अच्छी भी होगी, साफ भी होगी और पैसे भी बचेंगे। ये लोग पता नहीं कैसे बनाते होंगे ये लस्सी को। विक्रम की बात सुनकर वहाँ भारती आती है और बोलती है, अरे घना बदतमीज इंसान है। एक तो मेरी दुकान में खड़ा, ऊपर ते मेरी लस्सी की बुराई करने लग रहा। तेना शर्म ना आती के? अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए। इतनी ज्यादा महंगी लस्सी कौन बेचता है? लोगों को बस ठग रहे हो आप। लस्सी ना लेके कोई उल्टा सीधा मत बोलिए। यहाँ के लोग ही तने मारन लागेंगे जो तने लस्सी की बुराई करी। मेरी लस्सी की दुकान में दूर दूर तक लोग आया करे लस्सी पीने। नुआ मेरी लस्सी का राम ना चलता, मैं लस्सी के नाम पे कुछ भी ना पिलाती। जो तना यो बूझनी हो कि लस्सी किसने कहा करे, तो मेरी हाथ की लस्सी पी कर देख, जीभ बेरा पाटेगा लस्सी किसने कहा करे हैं। वो हमारे लिए 2 लस्सी ले आओ। और विक्रम, तू ना अब कुछ नहीं बोलेगा, समझा? चुपचाप से ना पी के देख, अगर तुझे पसंद ना आए ना तो बोलियो। जब तक ट्राई नहीं करेगा ना तब तक पता नहीं चलेगा स्वाद, और ऐसे ही कुछ भी बोलता जाएगा। विक्रम अनिल की बात मान लेता है और लस्सी पीता है। लस्सी पीते ही विक्रम का तो मुंह ही बंद हो जाता है, क्योंकि लस्सी वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी थी। क्या बात होगी? ईप की जुबान पे ताला लग गया तेरे? ईप ते तू घनी कमियां निकाल रहा था मेरी लस्सी में। ईप क्या होगा? ईप की तेरी जुबान बंद होगी? ईप बोल, क्या बात होगी? माफ करना, मेरी ही गलती है, मैंने बिना टेस्ट करे कुछ भी बोल दिया। विक्रम अब भारती के आगे काफी शर्मिंदा हो गया था और उसके बाद वो भी हमेशा भारती की दुकान से ही लस्सी पीने लगता है। कई दिन निकल जाते हैं, विक्रम और भारती एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन इस बारे में अब सुनीता को कुछ भी नहीं पता था। कुछ दिनों बाद सुनीता विक्रम का ही इंतजार कर रही थी। जब विक्रम ऑफिस से घर आता है तो सुनीता कहती है, बेटा मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मुझे भी आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, अपनी शादी के बारे में। शादी? तू अपनी ही शादी के बारे में बात कर रहा है ना? देख, मैंने तेरे लिए लड़की देख ली है। मुझे पता है तुझे वो लस्सी वाली नहीं पसंद, लेकिन मेरी बहू तो वही बनेगी। माँ, वो हरियाणवी लस्सी वाली? हाँ। माँ, मैं भी तो उससे ही शादी करना चाहता हूँ। मुझे डर था कि कहीं आप दूसरी कास्ट सोचकर मना ना कर दो। बेटा, मैं पुराने ख्यालों वाली नहीं हूँ। मेरे लिए तो बस लड़की का अच्छा होना मायने रखता है। सुनीता भारती से शादी के बारे में बात करती है और फिर सबकी रजामंदी से कुछ ही दिनों में विक्रम और भारती की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद भारती अपनी लस्सी की दुकान बंद कर देती है और अपना घर ही संभालने लगती है। शादी को 1 महीना हो गया था और अब तक ना तो सुनीता ने और ना ही विक्रम ने लस्सी पी थी। कुछ दिनों बाद सुनीता और विक्रम दोनों सोफे पर बैठे होते हैं तो भारती कहती है, चाय बनानी है क्या माँ जी और विक्रम जी? नहीं। बहू, हमें चाय नहीं चाहिए। तू हमें एक बात बता कि तू किसी बात से नाराज है क्या? अब तू अपनी लस्सी क्यों नहीं बना रही? हमें तो वही पीनी थी। ना माँ जी, ऐसी कोई बात ना है। मैं नुए लस्सी ना बना रही। मैंने सोचा इब आपके हिसाब का कुछ बना लूं। आप पे लस्सी थोपूं ना मैं। तुम्हारी लस्सी हमें बहुत ज्यादा पसंद है, तुम वो बनाया करो ना रोज। और बहू, मैं तो यही कहूँगी कि अपनी दुकान वापस से शुरू कर, क्योंकि तेरी पहचान लस्सी वाली से है और अब बस हरियाणवी बहू की लस्सी हो जाएगी। सब लोग हंसने लग जाते हैं और फिर भारती वापस अपनी दुकान खोल लेती है, जिसमें सुनीता भी अब उसकी मदद करवाती है।